हाँ दोस्तों नमस्कार। क से कहानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मैंने ये जो कहानी मैं कह रही हूँ ये कहानी लिखी गई है मनु भंडारी द्वारा और कहानी का टाइटल है यही सच है। इसके ये बात मैं पहले कहानी में बता चुकी हूँ। जो कहानी है ये एक लड़की दीपा के बारे में है और उसके दोस्त संजय के बारे में। कैसे वो कलकत्ता आती है और अपना इंटरव्यू देती है, वहाँ उसको पुराना फ्रेंड मिलता है और फिर उसको पुरानी बातें याद आती हैं और इसी कस में रहती है कि कौन दोनों में से मेरे लिए कौन सही है। और उसको अपराध बोध भी होता है कि है मैं कुछ गलती तो नहीं कर रही, और उसके बारे में बताती भी नहीं है निशित को कि संजय के साथ मेरी शादी होने वाली है, जबकि वो कहती है कि मैं बता दूँ। इसी कस में रहती है इस कहानी की जो करैक्टर दीपा है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। और एकाएक ही पिछला सब कुछ मेरी आंखों के आगे तैरने लगता है। पर यह क्या असह्य अपमान जनित पीड़ा, क्रोध और कटुता क्यों नहीं याद आती। मेरे सामने तो पटना में गुजारी सुहानी संध्याओं और चांदी रातों के विचित्र उभर कर आते हैं, जब घंटों समीप बैठ मौन भाव से हम एक दूसरे को निहारा करते थे। जाने कैसी तन्मयता में हम डूबे रहते थे। मैं कुछ बोलना भी चाहती तो मेरे मुंह पर उंगली रखकर कहता, आत्मीयता के ये क्षण अनकहे ही रहने दो दीपा। आज भी तो हम मौन हैं, एक दूसरे के निकट हैं। क्या आज भी हम आत्मीयता के उन्हीं क्षणों में गुजर रहे हैं। मैं अपनी सारी शक्ति लगाकर चीख पड़ना चाहती हूँ, नहीं नहीं नहीं, पर कॉफ़ी सिप करने के अतिरिक्त मैं कुछ नहीं कर पाती। निषेध मुझे बिल नहीं देने देता। एक विचित्र सी भावना मेरे मन में उठती है कि छीना झपटी में किसी तरह मेरा हाथ इसके हाथ से छू जाए। मैं अपने स्पर्श से उसके मन के तारों को झंझना देना चाहती हूँ, पर वैसा अवसर नहीं आता। बिल वही देता है, मुझसे तो विरोध भी नहीं किया जाता। फिर वही मौन, वही दूरी। पर जाने क्या है कि मुझे लगता है निशित मेरे बहुत निकट आ गया है, बहुत ही निकट। बार बार मेरा मन करता है कि क्यों नहीं निशित मेरा हाथ पकड़ लेता, क्यों नहीं मेरे कंधे पर हाथ रख देता। पर निश्चित है कि बार बार संजय की आकृति को हटाकर स्वयं आ खड़ा होता है। रोज की तरह मैं आज भी संजय का ध्यान करते हुए ही सोना चाहती हूँ। अपनी मजबूरी पर खींच खींच जाती हूँ। आज कितना अच्छा मौका था सारी बात बता देने का, पर मैं जाने कहाँ भटकी थी कि कुछ भी नहीं बता पाई। पानी के किनारे हम घास पर बैठ गए। कुछ दूर पर काफ़ी भीड़भाड़ और चहल पहल थी, पर यह स्थान अपेक्षाकृत शांत था। सामने लेक के पानी में छोटी छोटी लहरें उठ रही थी। चारों ओर के वातावरण का कुछ विचित्र सा भाव मन पर पड़ रहा था। अब तो तुम यहाँ आ जाओगी, मेरी ओर देखकर उसने कहा। हाँ, नौकरी के बाद क्या इरादा है। मैंने देखा उसकी आंखों में कुछ जानने की आतुरता फैलती जा रही है, शायद कुछ कहने की भी। मुझसे कुछ कहकर वह अपनी बात कहेगा। कुछ नहीं जाने क्यों मैं ये कह गई। कोई है जो मुझे कचोटे डाल रहा है। क्यों नहीं मैं बता देती कि नौकरी के बाद मैं संजय से ब्याह करूँगी। मैं संजय से प्रेम करती हूँ, वह मुझसे प्रेम करता है। वह बहुत अच्छा है, बहुत ही। वह तुम्हारी तरह मुझे धोखा नहीं देगा। पर मैं कुछ नहीं कह पाती। अपनी इस बेबसी पर मेरी आंखें छलछला आती हैं। मैं दूसरी तरफ मुंह फेर लेती हूँ। तुम्हारे यहाँ आने से मैं बहुत खुश हूँ। मेरी सांस जहाँ की तहाँ रुक जाती है आगे ये सब सुनने के लिए, पर शब्द नहीं आते। बड़ी कातर, करुण और याचना भरी दृष्टि से मैं उसे देखती हूँ, मानो कह रही हूँ कि तुम कह क्यों नहीं देते थे निशित कि आज भी तुम मुझे प्यार करते हो। तुम मुझे सदा अपने पास रखना चाहते हो।
जो कुछ हो गया उसे भूलकर तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो। कह दो निशित, कह दो। यह सुनने के लिए मेरा मन अकुला रहा है, छटपटा रहा है। मैं बुरा नहीं मानूंगी, ज़रा भी बुरा नहीं मानूंगी। मान ही कैसे सकती हूँ निशित? शायद नहीं, सचमुच ही मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। मैं जानती हूँ तुम कुछ नहीं कहोगे, सदा के ही मितभाषी जो हो, पर तुम्हारी नज़र तो लेक के पानी पर जमी हुई है, शांत, मौन। तुम आज भी मुझे अपना ही समझते हो। तुम जानते हो आज भी दीपा तुम्हारी है और मैं। लगता है इस प्रश्न का उत्तर देने का साहस मुझ में नहीं है। मुझे डर है कि जिस आधार पर मैं तुमसे नफ़रत करती थी, उसी आधार पर कहीं मुझे अपने से नफ़रत ना करनी पड़े। लगता है आधी रात से भी अधिक ढल गई है। मन में उत्कट अभिलाषा होते हुए भी निशित की आवश्यक मीटिंग की बात सुनकर मैंने कह दिया था कि तुम स्टेशन मत आना। ईरा आई थी पर गाड़ी पर बिठाकर ही चली गई, या कहूँ कि मैंने ज़बरदस्ती ही उसे भेज दिया। मैं जानती थी कि लाख मना करने पर भी निशित आएगा और विदा के उन अंतिम क्षणों में मैं उसके साथ अकेले ही रहना चाहती थी। मन में एक दबी सी आशा थी कि चलते समय ही शायद वह कुछ कह दे। गाड़ी चलने में जब 10 मिनट रह गए तो देखा बड़ी व्यग्रता से डिब्बों में झांकता झांकता निशित आ रहा था। पागल, उसे इतना तो समझना चाहिए कि उसकी प्रतीक्षा में मैं यहाँ बाहर खड़ी हूँ। मैं दौड़कर उसके पास जाती हूँ। आप क्यों आए? पर मुझे उसका आना बड़ा अच्छा लगता है। वह बहुत थका हुआ लग रहा है, शायद सारा दिन बहुत व्यस्त रहा और दौड़ता दौड़ता मुझे सी ऑफ करने यहाँ आ पहुँचा। मन करता है कुछ ऐसा करूँ जिससे उसकी सारी थकान दूर हो जाए, पर क्या करूँ? हम डिब्बे के पास आ जाते हैं। जगह अच्छी मिल गई? वह अंदर झांकते हुए पूछता है। हाँ। पानी वानी तो है? हाँ। बिस्तर फैला लिया? मैं खींच पड़ती हूँ। वह शायद समझ जाता है, सो चुप हो जाता है। हम दोनों एक दूसरे को एक क्षण देखते हैं। मैं उसकी आंखों में विचित्र सी छायाएं देखती हूँ, मानो कुछ है जो उसके मन में घुट रहा है, उसे मथ रहा है, पर वह कह नहीं पा रहा है। क्यों नहीं कह देता? क्यों नहीं अपने मन की इस घुटन को हल्का कर देता? आज भीड़ विशेष नहीं है। चारों ओर नज़र डालकर वह कहता है। मैं भी एक बार चारों ओर देख लेती हूँ, पर नज़र मेरी बार बार घड़ी पर ही जा रही है। जैसे जैसे समय सरक रहा है, मेरा मन किसी गहरे अवसाद में डूब रहा है। गाड़ी चलने में 3 मिनट बाकी रह गए। एक बार फिर हमारी नज़रें मिलती हैं। ऊपर चढ़ जाओ, अब गाड़ी चलने वाली है। बड़ी असहाय सी नज़र से मैं उसे देखती हूँ, मानो कह रही हूँ तुम ही चढ़ा दो। फिर धीरे धीरे चढ़ जाती हूँ। दरवाजे पर खड़ी हूँ और वह नीचे प्लेटफॉर्म पर। जाकर पहुँचे ही खबर देना। जैसे ही मुझे उधर कुछ निश्चित रूप से मालूम होगा तुम्हें सूचना दूंगा। मैं कुछ बोलती नहीं, बस उसे देखती रहती हूँ। सीटी, हरी झंडी, फिर सीटी। मेरी आंखें छलछला आती हैं। गाड़ी हल्के से झटके के सांस रखने लगती है। वह गाड़ी के 7 कदम आगे बढ़ाता है और मेरे हाथ पर धीरे धीरे से अपना हाथ रख देता है। मेरा रोम रोम सिहर उठता है। मन करता है चिल्ला पड़ूं। मैं सब समझ गई निशित, सब समझ गई। जो कुछ तुम इन 4 दिनों में नहीं कह पाए, तो तुम्हारे इस क्षणिक स्पर्श से ने कह दिया। विश्वास करो, यदि तुम मेरे हो तो मैं भी तुम्हारी हूँ, केवल तुम्हारी, एकमात्र तुम्हारी। पर मैं कुछ नहीं कह पाती, बस साथ चलते निशित को देखती भर रहती हूँ। मेरी छलछलाई आंखें मुझ जाती हैं। मुझे लगता है यह स्पर्श, यह सुख, यह क्षण ही सत्य है, बाकी सब झूठ है। सारी आकृतियाँ धुंधली सी दिखाई देती हैं, असंख्य हिलते हुए हाथों के बीच। निशित के हाथ को, उस हाथ को जिसने मेरा हाथ पकड़ा था, ढूंढने का असफल सा प्रयास करती हूँ। गाड़ी प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है और दूर दूर तक कलकत्ता की जगमगाती बत्तियाँ दिखाई देती हैं। धीरे धीरे वे सब दूर हो जाती हैं, पीछे छूटती जाती हैं। मुझे लगता है कि यह दैत्याकार ट्रेन मुझे मेरे घर से कहीं दूर ले जा रही है। बोझिल बस से मैं अपने फैलाए हुए बिस्तर पर लेट जाती हूँ। आंखें बंद करते ही सबसे पहले मेरे सामने संजय का चित्र उभरता है। कानपुर जाकर मैं उसे क्या कहूँगी? इतने दिनों तक उससे छलती आई हूँ, अपनी को छलती आई हूँ, पर अब नहीं। मैं उसे सारी बात समझा दूँगी। कहूँगी, संजय, जिस संबंध को टूटा हुआ जानकर मैं भूल चुकी थी, उसकी जड़ें हृदय की किन अटल गहराइयों में जमी हुई थी।
इसका एहसास कलकत्ता में निशित से मिलकर हुआ। तुम निशित को लेकर सदैव ही संदिग्ध रहते थे, पर तब मैं तुम्हें ईर्ष्यालु समझती थी। आज स्वीकार करती हूँ कि तुम जीते, मैं हारी। सच मानना संजय, 2.5 साल में मैं स्वयं भ्रम में थी और तुम्हें भी भ्रम में डाल रही थी। पर आज भ्रम के छलना के सारे ही जाल छिन्न भिन्न हो गए हैं। मैं आज भी निश्चित को प्यार करती हूँ, और यह जानने के बाद एक दिन भी तुम्हारे साथ और छल करने का दुस्साहस कैसे करूँ। आज लग रहा है तुम्हारे प्रति मेरे मन में जो भी भावना है वह प्यार की नहीं, केवल कृतज्ञता की है। तुमने मुझे उस समय सहारा दिया था जब अपने पिता और निशित को खोकर मैं चूर चूर हो चुकी थी। सारा संसार मुझे वीरान नजर आने लगा था। तुमने मुझे अपने स्नेहिल स्पर्श से जिला दिया। मेरा मन मुरझाया, मरा हुआ मन हरा उठा, और मैं समझने लगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। पर प्यार की बेसुध घड़ियाँ, वे विभोर क्षण, तन्मयता के वे पल जहाँ शब्द चूक जाते हैं, हमारे जीवन में कभी नहीं आए। तुम ही बताओ, आए कभी? सोचती हूँ कि निशित के चले जाने के बाद मेरे जीवन में एक विराट शून्यता आ गई थी, एक खोखलापन आ गया था। तुमने उसकी पूर्ति की, तुम पूरक थे। मैं गलती से तुम्हें प्रियतम समझ बैठी। मुझे क्षमा कर दो संजय, और लौट जाओ। तुम्हें मुझ जैसी अनेक दीपाएँ मिल जाएंगी जो सचमुच ही तुम्हें प्रियतम की तरह प्यार करेंगी। इसी तरह की असंख्य बातें मेरे दिमाग में आती हैं जो मैं संजय से कहूँगी, कह सकूँगी ये सब, लेकिन कहना तो होगा ही। उसके साथ अब एक दिन भी छल नहीं कर सकती। मन से किसी और की आराधना करके तन से उसकी होने का अभिनय करती रहूँ। छी, यह नहीं जानती। यही सब सोचते सोचते मुझे कब नींद आ गई। लौट कर अपना कमरा खोलती हूँ तो देखती हूँ सब कुछ ज्यों का त्यों है। सिर्फ फूलदान को रजनीगंधा मुरझा गए हैं। कुछ फूल झड़ कर ज़मीन पर इधर उधर बिखर गए हैं। आगे बढ़ती हूँ तो ज़मीन पर एक लिफाफा दिखाई देता है। संजय की लिखाई है। खोला तो छोटा सा पत्र था। दीपा, तुमने जो कलकत्ता जाकर कोई सूचना ही नहीं दी। मैं आज ऑफिस के काम से कटक जा रहा हूँ। 5-6 दिन में लौट आऊँगा। तब तक तुम आ ही जाओगी। जानने को उत्सुक होंगी कलकत्ता में क्या हुआ। तुम्हारा संजय। एक लंबा निश्वास निकल जाता है। लगता है एक बड़ा बोझ हट गया। दूर रहकर वह अपने आप ही टूट जाती है। मैं सफल शब्दों में लिख देती हूँ कि चाहे उसने कुछ भी नहीं कहा, फिर भी मैं सब कुछ समझ गई। साथ ही यह भी लिख देती हूँ कि मैं उसकी उस हरकत से बहुत दुखी थी, बहुत नाराज़ थी, पर उसे देखते ही जैसे सारा क्रोध बह गया। एक खूबसूरत से लिफाफे में उसे बंद करके मैं स्वयं पोस्ट करने जाती हूँ। रात में सोती हूँ तो अनायास ही मेरी नज़र सोने फूलदान पर जाती है। मैं करवट बदलकर सो जाती हूँ। आज निशित को पत्र लिखे 5वां दिन है। मैं तो कल ही उसके पत्र की राह देख रही थी, पर आज भी दोनों डाकें निकल गई। जाने कैसा सूना सूना अनमना अनमना लगता रहा। सारा दिन किसी भी तो काम में जी नहीं लगता। क्यों नहीं लौटती डाक से उत्तर दे दिया उसने। समझ नहीं आता कैसे समय गुजारूं। मैं बाहर बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती हूँ। एकाएक ख्याल आता है, पिछले 2.5 साल में करीब इसी समय यही खड़े होकर मैंने संजय की प्रतीक्षा की थी। क्या आज मैं संजय की प्रतीक्षा कर रही हूँ, या मैं निशित के पत्र की प्रतीक्षा कर रही हूँ? शायद किसी की नहीं। निरुद्देश्य सी कमरे में लौट पड़ती हूँ। शाम का समय मुझसे घर में काटा नहीं जाता। रोज़ की तरह संजय के साथ घूमने निकल जाया करती थी। लगता है यहीं बैठी रही तो दम ही उठ जाएगा। कमरा बंद करके मैं अपने को धकेलती सी सड़क पर ले जाती हूँ। लगता है जैसे मेरी राहें भटक गई हैं, मंजिल खो गई है। आखिर मुझे जाना कहाँ है? पर आखिर कब तक यूँ भटकती रहूँ? हार कर लौट पड़ती हूँ। आते ही मेहता साहब की बच्ची तार का एक लिफाफा देती है।
धड़कते दिल से मैं उसे खोलती हूँ। ईरा का तार था। नियुक्ति हो गई है, बधाई। इतनी बड़ी खुशखबरी पाकर भी जाने क्या है कि खुश नहीं हो पाती। यह खबर तो निश्चित भेजने वाला था। एकाएक ही एक विचार मन में आता है, क्या जो कुछ मैं सोच गई वह नीरा भ्रम ही था, मात्र मेरी कल्पना, मेरा अनुमान? नहीं नहीं, उस स्पर्श को मैं भ्रम कैसे मान लूं जिसने मेरे तन मन को डुबो दिया था। लेक पर बिताए उन मधुर क्षणों को भ्रम कैसे मान लूं जहाँ उसका मौन ही मुखरित होकर सब कुछ कह गया था। क्या कल उसका पत्र आएगा? क्या आज भी उसे वहीं हिचक रोके हुए है? तभी सामने से घड़ी की टन करके 9 बजाती है। मैं उसे देखती हूँ। ये संजय की लाई हुई है। लगता है जैसे घड़ी घंटे सुना सुना कर मुझे संजय की याद दिला रही है। मेज पर रखा ये पेन उसने मुझे 7 साल गृह पर ला कर दिया था। अपनी चेतना के इन बिखरे सूत्रों को समेटकर मैं फिर पढ़ने का प्रयास करती हूँ, पर पढ़ नहीं पाती। सामने का फूलदान का सूनापन मेरे मन के सूनेपन को और अधिक बढ़ा देता है। मैं कसकर आंखें मूंद लेती हूँ। एक बार फिर मेरी आंखों के सामने लेक का स्वच्छ नीला जल उभर कर आता है, जिसमें से छोटी छोटी लहरें उठ रही थी। उस जल की ओर देखते हुए निशीथ की आकृति उभर कर आती है। वह लाख जल की ओर देखे, पर चेहरे पर अंकित उसके मन की हलचल को मैं आज भी उतनी दूर रहकर भी महसूस करती हूँ। कुछ ना कह पाने की मजबूरी, उसकी विवशता, उसकी घुटन आज भी मेरे सामने साकार हो उठती है। ओह, लगता है उसकी घुटन मेरा दम घोट कर रख देगी। एकाएक ही मेरी आंखें खोल देती हूँ। वही फूलदान, पर्दे, मेज, घड़ी। आखिर आज निशित का पत्र आ गया। धड़कते दिल से मैंने उसे खोला। इतना छोटा सा पत्र। प्रिय दीपा, तुम अच्छी तरह पहुंच गई, यह जानकर प्रसन्नता हुई। तुम्हें अपनी नियुक्ति का तार तो मिल ही गया होगा। मैंने कल ही ईरा जी को फ़ोन करके सूचना दे दी थी। उन्होंने बताया था कि तार दे देगी। ऑफिस की ओर से भी सूचना मिल जाएगी। इस सफलता के लिए मेरी ओर से हार्दिक बधाई स्वीकार करना। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें यह काम मिल गया। मेहनत सफल हो गई। शेष फिर शुभेच्छु, निशित। बस धीरे धीरे पत्र के सारे शब्द आंखों के आगे लुप्त हो जाते हैं। रह जाता है केवल शेष फिर। तो अभी उसके पास कुछ लिखने को शेष है। क्यों नहीं लिख दिया उसने अभी? क्या लिखेगा वह? दीपा, मैं मुड़कर देखती हूँ। रजनीगंधा के ढेर सारे फूल लिए मुस्कुराता सा संजय खड़ा है। एक क्षण में संज्ञा शून्य सी उसे इस तरह देखती हूँ मानो बचाने की कोशिश कर रही हूँ। वह आगे बढ़ता है। मेरी खोई हुई चेतना लौटती है और मैं उससे लिपट जाती हूँ। क्या हो गया तुम्हें? पागल हो गई क्या? तुम कहाँ चले गए थे संजय? मेरा स्वर टूट जाता है। अनायास ही मेरी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। क्या हो गया? कलकत्ता का काम नहीं मिला क्या? अरे मारो भी गोली काम को। तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो उसके लिए? पर मुझसे कुछ बोला ही नहीं जाता। तभी मैं उसके भाल पर संजय के अधरों का स्पर्श महसूस करती हूँ। मुझे लगता है कि यह सुख, यह क्षण, यही सत्य है। सब झूठ था, मिथ्या था, भ्रम था। और हम दोनों एक दूसरे के साथ बैठते हैं और यही सच है और बाकी सब झूठ। तो दोस्तों, यहाँ पर ये कहानी ख़त्म हो जाती है। दीपा को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आगे और नई कहानियाँ इसी तरह की आपके सामने पेश करूँगी। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।